5 साल तक कैंसर से लड़ने के बाद आखिरकार हेराकू की जिंदगी की आखिरी लौ भी बुझ गई और उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई। उसने 39 साल धोखे और दुखों से भरी जिंदगी जी थी, इसलिए दुनिया के भगवान ने उससे माफी मांगी कि गलती से उसे इतनी बुरी जिंदगी दे दी। अपनी गलती सुधारने के लिए भगवान ने कहा कि वह उसे दोबारा जिंदगी देगा और कोई भी इच्छा पूरी करेगा। हेराकू की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, कहीं दूर किसी शांत जगह पर किसान बनकर रहना। उसकी मदद के लिए भगवान ने उसे इस दुनिया का सबसे ताकतवर टूल दिया, ऑलमाइटी फार्मिंग टूल। एक पल में उसकी जिंदगी की लौ फिर जल उठी और वह जंगल के बीच में नई ताकत के साथ जाग गया। वह कई सालों बाद बिना दर्द के अपनी शरीर को हिलाता है और समझ जाता है कि यही उसने हमेशा चाहा था। उसके हाथ में ऑलमाइटी फार्मिंग टूल भी आ चुका था, तो उसने जमीन को ठीक करना शुरू किया। उसे पता चला कि इस टूल को इस्तेमाल करते हुए वह कभी थकता ही नहीं। फिर उसने पूरे जंगल में घूमकर अपनी खेती के लिए एक सही जगह ढूंढी और एक बहुत बड़ा पेड़ उसे पसंद आया। जंगल में कहीं पानी नहीं था, इसलिए उसने एक कुआं खोदने का सोचा। उसका ऑल माइटी टूल एक फावड़ा बन गया और उसने गहराई तक खोदा जब तक पानी नहीं निकल आया। फिर वह जमीन साफ करने लगा और एक पेड़ रास्ते में आ गया। उसने सोचा कि पुराने अनुभव से इसे काटेगा, लेकिन ऑलमाइटी एक्स की एक ही चोट से पूरा पेड़ गिर गया और वह खुद बचने के लिए भागा भी। पहली लकड़ी मिलते ही उसने उसे मैलेट से 4 प्लैंक्स में बदल दिया, फिर क्राफ्टिंग टेबल से और लकड़ियां बना ली। शाम होने लगी। वह आग जलाने की कोशिश में घबरा गया, लेकिन फायरवुड न होने के कारण सारी रात बड़े पेड़ में एक जगह खोदकर बस वहीं गुजारी। वह मिट्टी की झोपड़ी भी बना सकता था, पर उसे न्यूटन की ग्रेविटी याद आ गई और डर लगा कहीं ऊपर से मिट्टी गिरकर उसे दबा न दे। अगले दिन उसने फायरवुड इकट्ठा किया और आखिरकार अपनी पहली आग जलाई। वो कई दिन तक दूर दूर तक की जमीन साफ करता रहा, लेकिन ऑलमाइटी टूल की वजह से न उसे भूख लगती थी न थकान होती थी। फिर उस पर एक बड़ा रैबिट हमला करता है, पर उसने एक ही वार में उसे मार दिया। उसे थोड़ा गिल्ट हुआ, लेकिन उसने उसका मांस खा लिया। उसे याद आया कि खाना बनाने के लिए उसे हो भी चाहिए, तो ऑलमाइटी टूल ने वो भी बना दिया। खाना खाकर उसने जंगल में ही एक छोटी सी प्राइवेट जगह बनाकर अपनी जरूरतों के लिए टॉयलेट भी बना लिया। जब वह अगले दिन बीज ढूंढने वाला था, तो उसने देखा कि उसकी जमीन पर पौधे अपने आप उग आए हैं। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, शायद ऑलमाइटी टूल का असर था। उसने पौधों को बचाने के लिए चारों तरफ फेंस बना लिया, जॉम्बीज और क्रीपर्स से सुरक्षा के लिए बड़ा सा घेरा भी खोद दिया। कुछ दिन मेहनत करने के बाद पौधे तेजी से बढ़ने लगे। उसने स्पेयर लकड़ी से एक छोटा लॉग हाउस बनाया और अपनी कारपेंट्री स्किल से एक अच्छा सा रूफ भी लगा दिया। उसी दौरान उसे 2 घायल भेड़िए मिले, जिन्हें वह अपने घर ले आया। उसने उन्हें जायंट बोर का बचा हुआ मांस खिलाया। उसे पता चला कि उनमें से एक मादा थी और प्रेग्नेंट थी। बचपन से उसकी इच्छा थी कि उसके पास एक डॉग हो, इसलिए उसने उन्हें अपना लिया। वह भेड़ियों को अंदर ले गया, आग जलाई और पूरी रात जागकर उनके 4 छोटे पपीज का जन्म होता देखा। वह बहुत खुश हुआ। उसने मेल का नाम क्यूरो और फीमेल का यूकी रखा। समय के साथ उसने ऑलमाइटी टूल के सारे सीक्रेट सीख लिए। बस किसी चीज के बारे में सोचने से ही टूल बीज बो देता था। जो भी फसल वह इस टूल से उगाता, वो तेजी से बड़ी हो जाती। उसने भगवान का धन्यवाद करने के लिए 2 स्टैचूज भी बनाए। दिन बीतते गए और उसकी फार्म बढ़ती गई। उसने फलदार पेड़ भी लगा दिए। बाद में उसे पता चला कि जंगल में उससे आधे घंटे दूर एक वाटरफॉल भी है, पर इतना लंबा कैनाल खुदाई के लिए अब भी वह तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसकी छोटी सी सभ्यता बढ़ती गई। फिर सर्दियां आ गईं और खेती मुश्किल हो गई। ठंड बहुत थी, लेकिन फायरप्लेस ने उसे बचाए रखा। अकेलापन जरूर बढ़ रहा था और उसे लगता था कि कहीं वह बात करना ही न भूल जाए। सर्दियों के बाद वुल्फ बच्चों ने अपना घर छोड़ दिया, मगर कुछ दिन बाद नए पार्टनर्स के साथ लौट आए। उतने में स्पाइडर जाबुतिन भी अपने बच्चों के साथ लौट आया। वह उन्हें कपड़े, कंबल, बिस्तर सब कुछ देता था अपने सिल्क से। उसके बदले सिर्फ कुछ पोटैटोज चाहिए होते थे। फिर एक दिन स्पाइडर ने फिर अलार्म दिया। हेराकू दौड़ कर गया और देखा कि एक सिल्वर हेयर लड़की रो रही थी। उसके जानवर डर रहे थे, लेकिन वह हेल्प मांग रही थी। हेराकू उसे कवर करने गया, पर वह लड़की उस पर कूद गई और उसके गले में काटने की कोशिश की। वह दरअसल वैम्पायर थी। भेड़ियों ने उसे रोक दिया। वह वापस छोटी हो गई। उसने कहा कि उसे बस थोड़ा खून चाहिए था, वरना वह मर जाती। हेराकू को उसके लिए बुरा लगा और उसने उसे अपना खून दिया। वह बड़ी रूप में लौट आई। हेराकू को याद था कि वह इससे भी लंबी थी, तो उसने मजाक में कहा कि और खून पी लो ताकि वह रूप फिर दिखे। उसके खून पीने के बाद वह खुश थी और उसके फार्म का खाना उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। हेराकू भी खुश था कि इतने अरसे बाद उसे कोई इंसान मिला जिसके साथ बात कर सके। उसका नाम लूलू लेसी था। उसने पूछा कि क्या वह कभी कभी मिलने आ सकती है, लेकिन हेराकू ने उससे कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहे।
लड़की ने सोचा कि वह शादी का प्रपोजल दे रहा है। जब असल में उसने समझा कि हेराकू सच में शादी का ही मतलब बता रहा है, उसने हाँ कर दी। हेराकू बहुत खुश हुआ। अगले दिन दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते रहे। तभी स्पाइडर ने फिर अलार्म दिया। हेराकू दौड़ा और सोचा कि ये सब पहले भी हुआ है। इस बार एक एंजल लड़की मिली। लू उसे चुपके से छोड़कर भागने लगी, लेकिन एंजल लड़की उसे खींचने के लिए आई और उसके बाद दोनों वुल्व्स ने उसे बाहर निकाल दिया। वो सोच रही थी इसका क्या मतलब है। तिया शॉक्ड थी कि लू इतने समय से जंगल में छुपकर रह रही थी, और वो गुस्सा भी थी कि डॉग्स ने उसे ईट आउट किया और वो क्लाइमैक्स कर गई। लू खुद भी गुस्से में और एम्बैरेस्ड थी कि डॉग्स ने उसे ईट आउट किया और वो क्लाइमैक्स हो गई। हेराकू समझ नहीं पा रहा था कि चोट लगने से कोई क्लाइमैक्स कैसे कर सकता है। एंजल वाली गर्ल ने हेराकू को देखा और सोचा कि ये आदमी कौन है। लू शर्माते हुए पूरे लाल चेहरे के साथ बताती है कि ये उसका हस्बैंड है। जायंट प्लॉट कैनन्स वाली गर्ल अपना नाम टिया बताती है। वो लू को ढूंढने आई थी क्योंकि उसके ऊपर बाउंटी लग चुकी है। लू रोज नए कंकॉक्शंस बनाती थी और जब भी फेल होती थी पूरा किंगडम ब्लास्ट हो जाता था। इसी वजह से वो उस दिन जंगल के बीच में फंस गई थी। लू टेबल पर झुककर टिया से पूछती है कि क्या वो यहाँ रहना चाहेगी। वो उसको सारी क्रॉप्स दिखाने का वादा करती है, जैसे हेराकू का एग प्लांट उनके राउंड पीचेस के साथ। हाँ, ये वही जोक है जो तुमने दिया है। लू उसे फार्म घुमाती है और हेराकू उसे सिखाता है कि कैबेज कैसे काटते हैं। फिर वो उसे सॉल्ट डालकर कुक करता है और टेस्ट करने देता है। टिया को वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। लंबे दिन की फार्मिंग के बाद सब लोग मैजिक से अपने आप साफ हो जाते हैं। घर के अंदर टिया पहली बार स्ट्रॉबेरीज ट्राई करती है। लू कहती है कि अगली बार वो उसे स्ट्रॉबेरी क्रीम पाई बनाना सिखाएंगे। लू उसके हाथ पकड़कर ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करती है कि वो यहीं रह जाए क्योंकि वो सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी। ये सब उनकी नई लाइफ की शुरुआत थी। टिया को स्ट्रॉबेरी क्रीम पाई पसंद आती है और वो हेराकू से और स्ट्रॉबेरीज मांगती है, लेकिन हेराकू सोचता है कि अभी ज्यादा एक्सपैंड किया तो खाना खराब हो जाएगा। चलते हुए हेराकू को कुरो के नए पपीज दिखते हैं और वो उनके लिए फार्म के पास एक स्टेबल बनाता है। काम खत्म करने के बाद वो जबूतिन के बच्चों को देखता है जो अपनी सिल्क फेंक कर उड़ रहे होते हैं। उसी समय टिया कहती है कि वो भी कुछ समय के लिए जा रही है और अपने पंखों से उड़ जाती है। कुछ दिनों बाद टिया वापस आती है और अपने साथ और भी लड़कियां लाती है ताकि हारिम बढ़ सके। वो सब हाई एल्व्स थीं, सभी के पास जायंट प्लॉट्स और सब आपस में रिलेटेड। हाकू सोचता है कि यहाँ मेल एल्व्स क्यों नहीं है, तो टिया बताती है कि पिछली बड़ी लड़ाई में सारे मेल एल्व्स मारे गए थे। वो सब तब से जंगलों में भटक रही थीं और अब बस रीपॉपुलेट करना चाहती हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के बाद हेराकू उनके लिए एक बड़ा घर बनाने लगता है। उनकी कंस्ट्रक्शन स्किल्स की वजह से पूरा घर 10 दिन में बन जाता है। वो लोग कहते हैं कि ये हेराकू की मिट्टी वाली झोपड़ी से बहुत बेहतर है। हेराकू चाहता है कि इस बड़े घर में सबको सेफ्टी और शांति मिले। दिन बीतते हैं और एल्व्स उसकी मदद के लिए माइनिंग और ब्लैक स्मिथिंग करने लगती हैं। वो फर्नेस बनाते हैं और आयरन प्रोसेस करके मेटल पॉट्स तैयार करते हैं। वो बताते हैं कि जंगलों में 200 साल सरवाइव करते हुए उन्होंने बहुत स्किल्स सीख ली हैं, लेकिन सबसे बड़ी चाहत यही थी कि वो सेटल हों और फिर से फैमिली बना सकें। हेराकू सोचता है कि हारेम वाली प्लॉट डेवलपमेंट से दूर ही रहना बेहतर है, टिपिकल एनिमे प्रोटैगनिस्ट की तरह। एक दिन फार्मिंग करते हुए एल्फ गर्ल्स उसकी बड़ी व्हीट फील्ड देखती हैं और पूछती हैं कि क्या वो ब्रेड बना सकती हैं। वो बताती है कि उसके पास रेयर यीस्ट है। हेराकू एक्साइटेड हो जाता है। वो लोग ब्रेड बनाते हैं और उसे ब्रेड स्टिक्स बनाकर टेस्ट कराते हैं। साथ साथ सब सोचती हैं कि क्या हेराकू का प्लॉट भी इतना लंबा और टेस्टी है। अब जब व्हीट है वो और एक्सपैंड करना चाहता है, पर उसे लगता है कि सब कुछ बहुत ज्यादा फैल रहा है। वो लू से पूछता है कि ये जमीन किसकी है। लू कहती है कि ऑफिशियली किसी की नहीं, लेकिन शायद डीमन लॉर्ड की है। लेकिन चूंकि हेराकू ने ये लैंड खुद बनाया है, ये उसकी लैंड है। रात में गर्ल्स बात करती हैं कि हेराकू ने इन्फर्नो वुल्व्स और डीमन स्पाइडर को कैसे टेम किया। यहाँ की मिट्टी में क्रॉप्स का ग्रो होना भी अजीब है। वो सोचती हैं कि उसे उनके वर्ल्ड का नॉलेज क्यों नहीं है। हेराकू को याद आता है कि उसने वाटरवे की कंस्ट्रक्शन बहुत समय से नहीं की, तो वो अगले दिन का मिशन तय करता है। सुबह जाबुतिन क्वीन बी की तरफ इशारा करता है। हेराकू उसके लिए एक बी हाउस बनाने का सोचता है ताकि वो हनी बना सके। फिर वो रिजर्वायर की तैयारी करता है। गर्ल्स कॉन्क्रीट वाटरवे बनाती हैं। वो सभी नीचे झुककर प्लेसमेंट चेक करती हैं और हेराकू अपने हार्ड हैमर से सभी होल्स भरता है। सबकी एफिशिएंसी की वजह से वाटरवे एक दिन में तैयार हो जाता है। रिजर्वायर भरने लगता है और अब क्रॉप्स को पानी देना आसान हो जाता है। हेराकू को फिश भी मिलने लगती हैं, पर एक जाइंट फिश उसको खाने ही वाली होती है। वो फिश पकाता है और गर्ल्स पूछती हैं कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ की फिश सेफ है या नहीं। जब वो टेस्ट कराते हैं, गर्ल्स कहती हैं कि उन्हें कोई और टाइप का मीटी डिनर चाहिए। हेराकू समझ नहीं पाता, अपनी ही डिश खाता है और गर्ल्स भी उसे टेस्टी बताती हैं। बाकी एल्व्स भी उसका मीट चाहती हैं। सबको सेटिस्फाई करने के लिए वो और फिश पकड़कर सॉल्ट से प्रिजर्व करता है। डाइट बढ़ाने के लिए वो राइस उगाने की सोचता है।
राइस उगता है लेकिन टेक्सचर ठीक नहीं लगता। वाटरवे होने की वजह से वो राइस पैडी बनाने लगता है। ग्राउंड मेंड करने के बाद वो फ्लड गेट खोलता है और गर्ल्स उसकी मदद करती हैं। सब लड़कियां पूरी तरह से भीग जाती हैं और लिया को स्लाइमी लिक्विड पसंद नहीं आता। सब झुककर राइस प्लांट्स लगाती हैं। कुछ दिनों बाद राइस रेडी हो जाता है। हेराकू उसे सुखाकर थ्रेशर से हार्वेस्ट करता है। गर्ल्स पूछती हैं कि क्या काम खत्म हो गया, पर हेराकू बताता है कि एक कदम और बाकी है। वो राइस कुक करता है और लू से छोटी फ्लेम बनाने को कहता है। लू बड़ी ब्लास्ट मारना चाहती थी पर उसे मना कर दिया जाता है। राइस बॉल्स बनते हैं। लू बाइट लेती है और गर्ल्स उसे डिस्गस्टिंग कहती हैं, बट हेराकू जानता है कि वो झूठ बोल रही हैं क्योंकि पूरा राइस खत्म हो जाता है। वो राइस फार्म एक्सपैंड करता है और गर्ल्स क्लीन अप करती हैं। हेराकू सोचता है कि काश उसके पास भी बाथ होता, क्योंकि मैजिक साफ सफाई उसके पास नहीं है। वो बाथ बनाने का फैसला करता है और प्लम्बिंग की ब्लूप्रिंट दिखाता है। गर्ल्स पूछती हैं कि रिवर में नहाना आसान है, पर हेराकू बताता है कि सर्दियों में वो फ्रीज हो जाएंगी और उसे एक्चुअल बाथ चाहिए। और हाँ, थोड़ा देखने का मन भी था। गर्ल्स फनेस बनाती हैं। बड़ा बाथ टब तैयार होता है। प्रॉब्लम ये थी कि गंदा पानी कहाँ जाएगा। टिया कहती है कि स्लाइम्स उसे साफ कर देंगे। हेराकू सोचता है कि क्या स्लाइम्स डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं, पर टिया कुछ नहीं जानती और स्लाइम लाकर दे देती है। वो स्लाइम्स को प्यूरिफिकेशन एरिया और बाथरूम में रख देता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फायरवुड लेने जाता है। उस पर मशरूम्स लगे होते हैं। उसे मशरूम्स पर डाउट था, लेकिन गर्ल्स उसे सेफ बताकर खाने को कहती हैं। हेराकू लॉग्स तैयार कर देता है मशरूम ग्रोथ के लिए। शाम तक बात तैयार हो जाता है। गर्ल्स हैंड्स ऑन सीखना चाहती थी। वो अपना प्लॉट प्रोटेक्शन हटाकर दिखाता है, लेकिन गर्ल्स को अलग ही तरह का लिक्विड महसूस होता है और वो सब भी अपना प्लॉट आर्मर हटाकर उसके साथ आ जाती हैं। लू कहती है कि सब साथ में करना ठीक है और हेराकू को अपने सोर्ड की बोन शार्प होती महसूस होती है। सुबह एडिबल मशरूम्स रेडी थे, पर डॉग्स और भी एल्व्स ले आए। ऑब्वियस है, सब फीमेल। लिया बताती है कि वो पहले साथ रहती थीं और खुश हैं कि अब वो यहाँ ज्वाइन कर सकती हैं। वो लोग घर बड़ा करने की बात करते हैं और बच्चों की प्लानिंग करने को कहकर चीयर करती हैं। हेराकू समझ नहीं पाता कि ये सब इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। कुरो अपनी कहानी बताता है। पहले उसका नाम भी नहीं था, वो अकेला घूमता था और हर मेल से जीत जाता था। एक फीमेल मिलने के बाद वो साथ चलने लगे। उसका पेट बढ़ने लगा। वो उसकी रक्षा करना चाहता था। एक दिन जायंट बेयर ने हमला कर दिया, पर किसी तरह बच गए। वो लोग जंगल के सबसे डेंजरस हिस्से में पहुंच गए, जहां हेराकू मिला। हेराकू ने उनकी मदद की, खाना दिया और कुरो इम्प्रेस्ड था कि वो गेट बोर मार सकता है। बच्चे हुए और उन्होंने हेराकू को मास्टर माना। घर बड़ा बनता है और हेराकू अंदर देखकर खुश होता है कि ये कितना अच्छा बना है। गर्ल्स ने उसके लिए बड़ा रूम बनाया है। ऑपोजिट में डाइनिंग हॉल, पीछे किचन, बड़े स्टोव्स, बड़ा सेलर। सेकंड फ्लोर पर गर्ल्स के इंडिविजुअल रूम्स। एक रूम में जायंट लॉक भी लगा है जो उसे अजीब लगता है। घर के दरवाजे पर वो डॉग स्टैचूज बनाता है ताकि एंट्री सुंदर लगे। अंदर वो नया रेसिपी बनाने की सोचता है, करी। गर्ल्स चाहती हैं कि उन्हें इसका टेस्ट ना करना पड़े और चाहती हैं कि खुद ही पॉट में पक जाएं। वो स्पाइसेस काटने बाहर जाता है और गर्ल्स सोचती हैं कि उन्होंने कभी ये प्लांट्स देखे भी नहीं। हेराकू के ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की एक और पावर सामने आई। इसकी मदद से वो किसी भी क्लाइमेट में सुपर सेंसिटिव प्लांट्स भी ग्रो कर सकता था। स्पाइसेस के लिए उसे क्यूमिन चाहिए था और उसने देखा कि उसका फ्लावर ऑलरेडी ब्लूम कर चुका है। अगली प्लांट उसे टर्मेरिक चाहिए थी। लड़की की मैजिक से उन्होंने सारे स्पाइसेस ड्राई भी कर दिए। आखिर में उसे कोरिएंडर और सिलांट्रो की जरूरत थी। डॉग्स भी टेस्ट लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिलांट्रो सूंघा, वो डर के मारे भाग गए। थोड़ा और ब्लैक पेपर और कायन लेने के बाद हेराकू कुकिंग शुरू करने वाला था, लेकिन उसे दिखा कि सारी लड़कियां उसके अगली चेहरे से बोर होकर किचन छोड़कर जा चुकी हैं। उसने सोचा कि क्या लिया ही अकेली उसकी मदद करेगी, और लिया ने एटीट्यूड में कहा कि उसकी प्लॉट बाकी लड़कियों से बेहतर है। हेराकू ने उसे इग्नोर करके खाना तैयार करना शुरू किया। उन्होंने मीट कुक किया और स्पाइसेस डाले, लेकिन हेराकू को अचानक याद आया कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गया है, नान। उसे खुद पे गुस्सा आया कि कैसे भूल गया। दोनों ने मिलकर ब्रेड रोल किया और माउंटेन जितना नान बना डाला। आखिर में उनका पूरा मील तैयार हो गया। सारी लड़कियां करी को देखने आईं और बोलीं कि ये तो दिख भी रहा है। फिर भी उसने उन्हें टेस्ट करने को कहा। लू और टिया ने बाइट लिया और टेस्ट भी बिल्कुल ही जैसा था। फिर भी सब दोबारा लेने दौड़ गईं। हेराकू को समझ नहीं आया कि टेस्ट खराब होने पर भी सब इतना क्यों खा रही हैं। उसे नहीं पता था कि वो सब प्रिटेंड कर रही थी क्योंकि उन्हें एक अलग तरह का मीट चाहिए था। विंटर करीब था और सारे को ज्यादातर समय घर में रहना था, इसलिए हेराकू ने हफ्तों तक फायरवुड कलेक्ट किया। ठंड में जाबूतिन ट्री के ऊपर हाइबरनेट करता था, तो हेराकू ने उसे पोटैटोज दिए और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स भी रेडी किए। लिया यूजुअल स्टाइल में बेंड होकर घूम रही थी। बाकी लड़कियां नीडल से उसके मीट में होल करके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थीं। सर्च मत करना, इसका मतलब डॉग्स ठंड में हंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए लड़कियां टिया का पिंक मीट खाने की तैयारी कर रही थीं।
सारे काम पूरे होने के बाद हेराकू वेजिटेबल्स प्रिजर्व करने के बारे में सोचने लगा। उसने एक बॉक्स बनाया जिस पर ब्लैंकेट डाली जाती थी और ऊपर की स्नो उसे फ्रीजर की तरह काम करने देती थी। इतनी मेहनत के बावजूद उसे अभी भी विश थी कि वो भी मैजिक कर पाता। रात में लू ने उसे इग्निशन स्पेल सिखाने की कोशिश की और बताया कि मुश्किल गोलम पहली बार में समन न होना नॉर्मल है। हेराकू को लगा वो अमेजिंग है कि वो मल्टीपल गोलम समन कर सकती है, लेकिन लू ने फिर कहा कि उसकी प्लॉट टिया से बड़ी है। हेराकू ने कहा कि वो सब अमेजिंग है मैजिक यूज करने के लिए, जबकि वो सिर्फ गार्डनिंग कर सकता है। लू ने उसे बताया कि असली अमेजिंग वही है, क्योंकि उसके बिना ये पूरा विलेज नहीं चल सकता। वो हर दिन सबको खाना देता है और सिर्फ वो ही ये सब कर सकता है। विंटर की पहली फ्रॉस्ट आई और स्नो जमने लगा। अंदर टाइम बिताने के लिए हेराकू ने रिवर्सी और चेस जैसे क्लासिक गेम्स बनाए। उसने उन्हें खेलना सिखाया। लू को ये बहुत सिंपल लगे, लेकिन टिया ने कहा कि सिंपल रूल्स ही टफेस्ट चैलेंजेस देते हैं। दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया और 2 घंटे बाद टिया हारने वाली थी, लेकिन उसने प्रिटेंड किया कि उसके हाथ फिसल गए। टिया ने मैजिक से पीसेस को वापस उसी जगह सेट कर दिया। लू को इंसल्ट लगा और फिर लड़ाई शुरू हो गई। हेराकू ने बाकी गर्ल्स को देखा जो रिवर्सी पीसफुली खेल रही थीं, और कुरो उन्हें बेस्ट मूव बता रहा था। उसे शौक लगा कि वुल्व्स भी रूल्स समझ गए। कुछ वुल्व्स चेस भी खेल रहे थे और उनकी इंटेंस ऑरा डराने वाली थी। लू ने उन्हें चैलेंज किया और बुरी तरह हार गई। फिर सबने अमेजंग खेला। हेराकू को लगा वो जीत जाएगा क्योंकि रूल्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन लड़कियों ने उसे भी पूरी तरह हरा दिया। बेचारा हेराकू और लू दोनों पिट गए। कुछ हफ्तों बाद बोर्ड होकर हेराकू ने वुडन बोलिंग सेटअप बनाया। गेम सिंपल था, लेकिन सबने एंजॉय किया। ऐसे ही विंटर के दिन गुजरते गए। उसका बनाया रेफ्रिजरेटर परफेक्ट काम कर रहा था और उनका खाना सेफ था। फिर स्नो मेल्ट हुआ और स्प्रिंग आ गई, लेकिन मौसम एंजॉय करने ही वाला था कि जबुतिन ने अलार्म बजाया। आसमान में एक जायंट मॉन्स्टर आ रहा था, एक वाइवर्न। उसने आग फेंकने की कोशिश की, लेकिन टिया ने बैरली डिफेंड किया। कुछ फायर नीचे गिरा। लिया ने बाकी सबके साथ मिलकर उसे बुझाया। हेराकू चाहता था कि वो भी कुछ करे। जैसे ही उसने फिस्ट कसी, अचानक उसके हाथ में एक स्पीयर आ गया। उसने पूरा जोर लगाकर उसे फेंका और वो सीधा वाइवर्न की विंग फाड़कर उसकी फ्लाइट तोड़ दी। दूसरा स्ट्राइक उसने चेस्ट पर मारा और वो जमीन पर गिर पड़ा। फॉरेस्ट के अंदर उसे उसका कॉप्स मिला। उसे लगा शायद किसी ने जानबूझकर हमला कराया हो, लेकिन टिया ने कहा कि ये रेयर मॉन्स्टर है और शायद अकेला ही आया हो। हेराकू ने सोचा कि क्या इसका मीट खाया जा सकता है। टिया ने बताया कि वाइवर्न का मीट दुनिया की रेयर डेलिकेसीज में से एक है। हेराकू ने स्टेक और स्ट्यू बनाया। इस बार सबने कहा कि पहली बार उसने कुछ अच्छा कुक किया है। लू ने थोड़ा शक किया और पूछा कि क्या टिया इतनी स्ट्रॉन्ग अटैक सह सकती थी। टिया ने कहा नामुमकिन है, ये स्पीयर तो वाइवर्न की बैरियर भी तोड़ देता है। हेराकू समझ नहीं पाया कि वो क्या बात कर रही हैं। टिया ने कहा कि वो उसके बोन की बात नहीं कर रही। इधर डिमोनिक किंगडम में लोग शॉक थे कि एक वाइवर्न कैसे गिर गया। जनरल डर गए, कुछ रिजाइन करना चाहते थे। ड्राई की लेयर में गुच्ची ने कहा कि ये स्पीयर तो ड्रैगन किंग को भी भेद देगा। अगले दिन हेराकू को एक चीज मिसिंग लगी, पीजी ग्रेप जूस। उसने एल्फ गर्ल्स के साथ ग्रेप्स कलेक्ट किए और जूस निकालने के लिए स्टंपिंग मशीन बनाई। टिया और लीह ने उससे पूरे ग्रेप्स क्रश किए और स्टिकी जूस निकलने लगा। दोनों गिर पड़ी और पूरा क्रीमी लिक्विड उन पर लग गया। उन्होंने रिदम बनाए रखने के लिए एक सॉन्ग भी गाया। दिन भर जूस निकालने के बाद उन्होंने बैरल्स में यीस्ट छोड़ दिया ताकि फर्मेंटेशन हो सके। ऊपर गॉड्स की दुनिया में वर्ल्ड गॉड दूसरे गॉड को दिखा रहा था कि हेराकू कितना एंजॉय कर रहा है। एग्रीकल्चर गॉडेस ने उसे डांटा कि उसने हेराकू को गलती से फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेज दिया और फार्मिंग टूल की जगह होली लांस क्राइम दे दिया, जो आम इंसान को मार देता। लेकिन क्योंकि उसने हेराकू को हेल्थी बॉडी दी है, वो एनर्जी रिजेनरेट कर लेता है। वो ये भी नाराज थी कि हेराकू ने उसकी स्टैच्यू को बूढ़े आदमी जैसा बना दिया, इसलिए पनिशमेंट में वो अपने पिता को 300 साल वैसे ही बैठाएगी। एक दिन फिर अलार्म बजा। इस बार लू ने लड़की को पहचाना, उसकी सिस्टर फ्लोरा। वो काली दिल वाली अगली एंजल से भागती हुई यहाँ आई थी। टिया ने गुस्से में उसे रिपीट करने को कहा। हेराकू ने फ्लोरा को यहाँ रहने को कहा, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बहन इस अगली आदमी से शादी कर चुकी है। कुरो ने उसे रिस्पेक्टफुल रहने को कहा और बताया कि हेराकू इन्फर्नल वुल्व्स का मास्टर है और उसने वाइवर्न मिटा दिया। हेराकू पहली बार सुन रहा था कि वो इन्फर्नल वुल्व्स हैं। फिर हीरो ने अपनी एबिलिटीज दिखाई। हेराकू ने फ्लोरा के लिए अच्छा डिनर बनाया और उसने सॉफ्ट व्हाइट लिक्विड पसंद किया। हेराकू ने बताया कि वो टोफू है जिसे फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फ्लोरा ने रिसर्च शुरू की और महसूस किया कि इससे बहुत समस्याएं हल हो सकती हैं। कुछ दिन रहकर वो गई और 1 महीने बाद वापस आई, पूरा आर्मी ऑफ मेड्स लेकर। वो बोली कि इन्हें जैसे चाहो यूज करो। टिया जेलस हुई और 3 एंजल्स प्लस पूरी लिजर्डमैन की फौज ले आई।
अब विलेज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ओगर्स रेसेस की मेड्स चोर्स करती थीं, लेकिन कुकिंग नहीं आता था, तो हेराकू ने उन्हें सिखाया। टिया के एंजल्स पेट्रोल करते, लिजर्डमैन कंस्ट्रक्शन संभालते, रिया और सारे एल्व्स भी आ गए। हेराकू ने पूछा कि मर्द कहाँ हैं? उसने कहा कि जंगल में कन्वीनियंटली सब मर गए, अब वो नए पैदा कर लेंगे। कुछ समय बाद हेराकू ने सब रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए, क्योंकि अब ये जगह विलेज बन चुकी थी और एक नाम चाहिए था। किसी ने फॉरेस्ट पर नाम रखने की बात की, लेकिन फॉरेस्ट ऑफ डेथ नाम गोस्ट टाउन जैसा लगता था। जाबुतीन ने डोर की तरफ इशारा किया। वहां जायंट ट्री था। हेराकू ने नाम रखा ग्रेट ट्री विलेज। रात को सेलिब्रेशन हुआ, सबने ग्रेप जूस पिया। लड़कियां और मेयर चिल्लाने लगीं। लू ने कहा कि इस जॉब के लिए वही परफेक्ट है। हेराकू ने सोचा कि कितने साल बाद उसे हैप्पीनेस मिली है। समर आया और रेजिडेंट्स और बढ़ गए। डीमन किंगडम का रिप्रेजेंटेटिव बीजल आया और मैसेज लाया। हेराकू को लगा कि शायद टैक्स मांगने आए हैं। उसने हिम्मत करके कहा कि वो 10% टैक्स देगा। बीजल शॉक हो गया, लेकिन मान गया। टिया ने कहा कि यूजुअली विलेजेस 50 से 60% तक टैक्स देते हैं और साल में एक बार कलेक्शन होगा, मतलब वो असली नंबर इजीली हाइड कर सकते हैं। हेराकू ने लिटरली मिरेकल डील हासिल कर ली। डीमन लॉर्ड की काउंसिल ये सुनकर पैनिक में थी। गिफ्ट्स चेक किए, एप्पल्स और वो क्लॉथ जो ग्रेट डीमन स्पाइडर बनाती है। काउंसिल डर गई, एक तो रिजाइन भी कर गया। अगली सुबह ड्रैगन किंग डाइम मिलने आया। उसने एक्सपेंसिव सोर्ड गिफ्ट की। डिनर में पीजी ग्रेप जूस पीकर खुश हो गया। उसके बाद हेराकू ने सोचा कि बहुत विजिटर्स आने वाले हैं। उसने गेस्ट हाउस बनाया और एंजल गर्ल्स को वेलकम पार्टी की तरह बिहेव करने को कहा। सेफ्टी के लिए हाई एल्व्स और लिजर्डमैन को भी लगाया। विजिटर्स आए तो लू ने संभाला। कुछ लोग छुपे थे फॉरेस्ट में, तो लू ने उन्हें वार्निंग दी कि एक साथ रहना होगा, वरना उन्हें एनिमी समझा जाएगा। रात को उसने उन्हें लॉक किया और हेराकू ने पूछा कि ऐसा क्यों? टिया ने कहा कि वो लोग सस्पिशियस हैं, गिफ्ट नहीं लाए और ट्रूप्स छुपाए हुए थे, इसलिए उनकी हॉस्पिटैलिटी लो रखी जा रही है। अगली सुबह हरकू हैरान होता है कि उन्हें पीजी ग्रेप जूस क्यों नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हेडमेड उसे बताती है कि यही अंतर है उन मेहमानों के साथ व्यवहार में जो तलवारें लाए थे और जो नहीं लाए थे। वह चाहता है कि वे कम से कम उन्हें और खाना तो दे दें, लेकिन नौकरानी उसे एक ठंडी घूर देती है। जब वे खा रहे थे तो टिया और लू उसे अपनी सहानुभूति छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने महत्वपूर्ण बातचीत के लिए यहाँ आने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी चर्चा नहीं की है। फिर भी हर कोई उन्हें शराब देने के खिलाफ था, लेकिन हेराकू ने फिर भी उन्हें बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए मेज पर शराब रखने के लिए मजबूर किया। हरकू को पता चला कि वे एक ऐसे गांव से थे जो शिकार या खनन से अपनी रोजी रोटी कमाता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने पड़ोसियों के साथ व्यापार करने की जरूरत थी। लेकिन हाल के संघर्ष ने उन्हें व्यापार करने से रोक दिया है, इसलिए वे व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए महान वृक्ष गांव आए हैं। उनमें से एक खुश है कि उन्होंने छिपना बंद कर दिया, क्योंकि वे इस भोजन का आनंद नहीं ले पाते। और टिया धीरे से उससे पूछती है कि वे क्यों छिपे हुए थे। आदमी उसे बताता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो किसी को वापस भागकर अपने बाकी गांव वालों को बताना होगा। जिस तरह से उसने उस आदमी से चतुराई से जानकारी निकलवाई, उसे देखकर हाकू ने उसके टिया प्लॉट से दूध निकालने की इच्छा की। आखिरकार नेता ने उनके व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की। चूंकि उन दोनों के पास कोई मुद्रा नहीं थी, वे भौतिक वस्तुओं का व्यापार करने में सक्षम होना चाहते थे। हालांकि चूंकि उनका गांव काफी दूर है और महान वृक्ष गांव सबसे खतरनाक जगहों में से एक में स्थित है, वे हरकू से पूछते हैं कि क्या वह उनके गांव आएंगे। इतनी लंबी दूरी तय करनी है, हरकू ने कुरो और अन्य भेड़ियों से सामान को गाड़ी में लाने पर विचार किया, इसलिए वह सहमत हो जाता है और उनसे पूछता है कि वे आज व्यापार के लिए क्या लाए हैं। आदमी उसे चांदी के बर्तन और कांच का काम दिखाता है जो वे अयस्कों से बनाते हैं, और हेराकू सोचता है कि उनके सामान से उनके जीवन की गुणवत्ता में काफी वृद्धि होगी। बदले में वे भोजन सामग्री का व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए हेराकू खुशी खुशी सहमत हो जाता है। ये उनके व्यापार संबंध की शुरुआत थी, और उनके जाने से ठीक पहले नेता ने आने पर कोई उपहार न लाने के लिए माफी मांगी। उनके गांव में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी, इसीलिए वह वादा करता है कि अगली बार वह कुछ लाएगा, लेकिन यह शानदार नहीं हो सकता क्योंकि उनका गांव गरीब है। हालांकि ताबाई हेराकू उसे बताता है कि आकार मायने नहीं रखता, दिल मायने रखता है। क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर को अपने दूसरे जीवन में थोड़ा परसुएशन, राजी करने का गुण था, ये किसे पता था। देखते ही देखते हॉलिंग गांव के साथ उनके व्यापार का पहला दिन आ गया, और लड़कियों ने हेराकू को पीछे रहने के लिए कहा क्योंकि टिया उनकी प्रतिनिधि के रूप में काम करेगी। ड्राई एक बैरल ग्रेप जूस के बदले में सभी को वहां ले जाने के लिए सहमत हो गया। समय के साथ ड्राई नियमित रूप से ग्रेप जूस के लिए आने लगा था और हमेशा अपने साथ खजाना लाता था, इसलिए हेराकू उसे देखकर हमेशा खुश होता था। उसने ग्रेप जूस के लिए उसका धन्यवाद किया
और वह चला गया। कुछ दिनों बाद टिया लौटी और हरकू को बताया कि वे सब कुछ ट्रेड करने में कामयाब रहे। शुरू में नागरिक हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्होंने वह खाना पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने उन्हें कुछ मुफ्त सैंपल देने का फैसला किया और देखते ही देखते सभी को यह पसंद आया। उन्होंने वह वाइन भी बेच दी जो ट्राई के लिए होनी थी। इसीलिए हेराकू ने वादा किया कि वह आज रात उसे और भी ज्यादा ग्रेप जूस देगा। टिया ने खुलासा किया कि मेयर ने पूछा है कि क्या कुछ ग्रामीण ग्रेट ट्री विलेज में रहने के लिए आ सकते हैं। कुल मिलाकर 20 निवासी हैं और वे सभी युवा महिलाएं हैं। कितना सुविधाजनक है। हरकू को एहसास होता है कि गांव का कोई भविष्य नहीं होगा क्योंकि डॉलर रिज वास्तव में एक इंसेल है जो उनमें से किसी के साथ कोई प्लॉट डेवलप नहीं करेगा। वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि उन्हें कम से कम 2 युवा पुरुष मिलें। अगले हफ्ते बीस्ट गर्ल्स अपना परिचय देती हैं और कहती हैं कि वे मानसिक रूप से तैयार हैं कि हरकू उन्हें जैसे चाहे इस्तेमाल करे जब तक वह उन्हें छोड़ नहीं देता। हेराकू उसे बताता है कि वह अलबामा से है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे संबंधित नहीं हैं, और उसे बताता है कि वह उनका ख्याल रखेगा। वह उससे पूछता है कि क्या वे युवा पुरुषों को लाए हैं और वह 3 युवा पुरुषों को देखता है। वह इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन प्रार्थना करता है कि वे भविष्य में इस गांव को बचाएंगे। नए निवासियों के साथ कुछ समय रहने के बाद हरकू ने देखा कि हर कोई जादू का इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि छोटे स्लाइम भी। वह असंभव के बारे में चिंता न करने की कोशिश करता है और खेती पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन एक भूकंप जमीन को हिलाता है और एंजल्स में से एक उसे सूचित करने आती है कि एक ब्लडी वाइपर और एक ग्रैपलर बेयर लड़ रहे हैं। वह उसे चेतावनी देती है कि यह गांव को प्रभावित करना शुरू कर सकता है, लेकिन जब वह उसे लड़ाई की जगह पर उड़ा रही थी तो उसने सोचा कि उनका स्वाद कैसा होगा। वह उनका विशाल आकार देखता है और उसे जल्द से जल्द उनकी ओर उड़ाने के लिए कहता है। वह उसे तेजी से आगे बढ़ाती है और एक ही वार से वह उन दोनों को खत्म कर देता है। सभी किलर एंजल्स हैरान हैं कि उसने एक ही वार से इन महान जानवरों को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। घर पर वह पीजी ग्रेप जूस का उपयोग करके मांस पकाना शुरू कर देता है और लड़कियों को दुख होता है कि उनका ग्रेप जूस बर्बाद हो गया। जहां तक वाइपर की बात है, उसने उसे तला और सोचा कि इसका स्वाद बिल्कुल फ्राइड चिकन जैसा है। वह नोटिस करता है कि वह कुछ मिस कर रहा है और उस रात फ्लोरा से उसके किण्वन फर्मेंटेशन अध्ययन के बारे में पूछने गया। उसने उसे बताया कि उसने कोई प्रगति नहीं की है और उसे 3 बार झोपड़ी का पुनर्निर्माण करना पड़ा है। हाकू को पता नहीं है कि यह कैसे संभव है, लेकिन वह वादा करती है कि वह विस्फोटों को कम से कम रखेगी। मुर्गियों ने आखिरकार अंडे दिए हैं, इसलिए वह अंडे को फेंटना शुरू कर देता है, नमक और सिरका मिलाता है और थोड़े से तेल से वह मेयोनेज बनाता है। ठीक तभी बोनो का एक समूह दिखाई दिया जिसका नेतृत्व डोनोवन नामक एक व्यक्ति कर रहा था। उन्होंने पीजी ग्रेप जूस के बारे में सुना है और माफी मांगते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके पास सबसे अच्छी रूसी ड्रिंक्स बनाने के लिए जरूरी तकनीक है। डिस्टिलेशन का उपयोग करके वह हेराकू को एक नया प्रकार का स्मूदी देता है और हेराकू सोचता है कि यह उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना उसके पिता उसे पीटते थे। डोनोवन की पार्टी और पीजी स्मूदी बनाने के लिए गांव में ही रुक गई और इसलिए हेराकू ने बीस्ट वीमेन और बोनो का स्वागत करने के लिए एक पार्टी रखी जो उनके गांव में शामिल हुए थे। डाइम फिर से पीने में लगा हुआ है और लू खुश है कि वह अकेले ही उनके गांव को अमीर बना रहा है। उसका असिस्टेंट उसे बांधता है और घसीट कर ले जाता है और बोना उसे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता है। जब हेराकू पी रहा था तो उसने महसूस किया कि यहाँ आखिरकार उसके अलावा एक बूढ़ा आदमी है, इसलिए उसने उससे पूछने की कोशिश की कि क्या उन लड़कियों में से किसी ने उसकी आंखें पकड़ी हैं। बौने आदमी ने सोचा कि वे सभी सुंदर हैं, लेकिन वह पूरी दाढ़ी वाली महिलाओं में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। हरकू को एहसास होता है कि इन महिलाओं को आखिरकार उसका छोटा परसुएशन देखना पड़ सकता है। अगली सुबह एक ड्रैगन सीधे गांव की ओर उड़ता है और हेराकू इसे कोई समस्या पैदा करने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन डाइम आकर उसे नीचे गिरा देता है। एक मेनेसिंग ऑरा के साथ तीसरा ड्रैगन दिखाई देता है, इसलिए हेराकू डाइम को बचाने के लिए अपना भाला लॉन्च करता है। आखिरी सेकंड में ड्रैगन मुश्किल से चकमा देता है, लेकिन डाइम का असिस्टेंट उसे बताता है कि वे दुश्मन नहीं है, जिससे हेराकू हैरान हो जाता है। वह 2 नई महिलाओं का परिचय कराता है। वे डाइम की बेटी लास्ट मून एंड मॉमी मिलकर ग्राफलून है और वह उन गुब्बारों के साथ एक बबून की तरह खेलना चाहता है। वह उससे पूछता है कि उसकी पत्नी और बेटी यहाँ क्यों थीं और डाइम स्थिति समझाने की कोशिश करता है।
वह लगातार रात में अपने घर से चुपके से बाहर निकल रहा है, इसलिए मॉमी मिलकर को चिंता थी कि उसे कोई मिस्ट्रेस मिलकर मिल रही है। डाइम समझाने की कोशिश करता है कि यह सब हाई पॉलिटिक्स है और मॉमी मिलकर को लगता है कि उसके सभी संदेह आखिरकार सच हो गए हैं। डाइम उनसे पूछता है कि वे निष्कर्ष पर न कूदें। आखिरकार उसके पास भी एक छोटा परसुएशन है, इसलिए उसमें कभी भी उस तरह का अफेयर करने की हिम्मत नहीं होगी। हेराकू स्थिति को और बिगाड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन डाइम कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है और उन्हें माफी मांगने के लिए कहता है। लास्ट मून इस गांव को लगभग जलाने के लिए माफी मांगती है और मॉमी मिलकर अपनी बेटी पर भाला तानने के बाद उसे लगभग जलाकर राख कर देने के लिए माफी मांगती है। हाकू खुश है कि सब कुछ अंत में ठीक हो गया और उसके जाने के बाद डाइम ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वह समझती है कि वह इस पूरे समय क्या कर रहा है। उनकी कम संख्या के बावजूद अकेले हेराकू का भाला उनके पूरे राज्य को उखाड़ फेंक सकता है। मॉमी मिलकर भाले से बच नहीं पाती अगर जैबुटिन, उसका एक पुराना दोस्त, न होता। वह लास्टी को बताती है कि वह उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम देने वाली है। वह कुछ समय के लिए इस गांव में रहेगी। वे इस तरह की शक्ति को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह उम्मीद करती है कि वह कम से कम यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी शक्ति कभी भी उनके खिलाफ न हो। डाइम उससे पूछता है कि क्या वह इस बारे में सुनिश्चित है, लेकिन मॉमी मिलकर को लगता है कि यह लास्टी के लिए सबसे अच्छा परिणाम है। हरकू खुशी खुशी उसका गांव में स्वागत करता है, लेकिन जल्दी ही महसूस करता है कि वह बहुत शक्तिशाली है और यहाँ तक कि उसकी छींकें भी उसकी सारी प्रगति को उड़ा देती हैं। वह सोचता है कि ड्रैगन किस लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो टिया उसे याद दिलाती है कि डाइम जैसे ड्रैगन बहुत बुद्धिमान और जानकार होते हैं, इसलिए हेराकू सोचता है कि वह डिप्लोमेटिक रिश्तों के लिए अच्छी होगी। अगली बार जब बिसेल उनसे मिलने आया तो उसने लास्टी को देखा और तुरंत उसे पहचान लिया। वह विनाश की कुख्यात पागल ड्रैगन थी। उसने उससे पूछा कि वह आज यहाँ क्या लाया है और उसने संतरे के लिए पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे बताया कि उनका स्टॉक खत्म हो गया है, इसलिए उसने उसे कुछ स्ट्रॉबेरी में दिलचस्पी लेने की कोशिश की। बीसेल बस उसके सींगों को घूर रहा था और कहा कि वह 10 बक्से लेगा जिसके बारे में वो बात कर रही है। वह उसका ऑनर्डर तैयार करती है और उससे पूछती है कि क्या वह उन्हें गिनना चाहेगा, लेकिन वह केवल मिनटों को गिन रहा है जब तक कि वह गायब नहीं हो जाता, जैसे उसका पिता दूध लेने गया था। वापस डेमोनिक महल में बाकी जनरल हैरान हैं कि लास्टी, सर्वशक्तिमान ड्रैगन, अब उनके बीच है। वे उन पर जासूसी करने पर विचार करते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि वे बुरी तरह फंसने वाले हैं। कोई विकल्प नहीं बचा है। बिसिल अपनी गुप्त योजना का उपयोग करने की योजना बनाता है। अपने घर के अंदर उसकी बेटी फ्लोरम कमरे में प्रवेश करती है। वह उसे बताता है कि वह उनके बीच रहेगी और उनकी सैन्य शक्ति की जांच करेगी। वह उसे बताती है कि वह निश्चित रूप से सफल होगी और उनके गांव में टेलीपोर्ट करती है। प्रवेश द्वार पर लास्टी अपना परिचय देती है, लेकिन फ्लोरम पहले से ही जानती है कि वह कितनी शक्तिशाली है। जैसे ही उसने गांव के चारों ओर घूमा, फ्लोरम ने देखा कि वहां कई अलग अलग प्रजातियां थीं, छिपकली वाले, ओग्रे, बीस्टमैन और यहाँ तक कि बौने भी। उनके मुख्यालय के अंदर वह देखती है कि वैम्पायर प्रिंसेस वहां रह रही है और विनाश का एंजल एग्जीक्यूशन एंजल्स की तिकड़ी का नेतृत्व कर रहा है। उनके पास हाई एल्व्स भी हैं, वे जो पुरुषों का अपहरण करते हैं और उनके बीच शिकार करते हैं। उनके आसपास होने से उनकी सेना के जीतने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। हालांकि इन्फर्नो भेड़ियों और डेमन स्पाइडर्स को एक साथ पैक देखकर सारा आत्मविश्वास उसके शरीर से चला गया है। उसके द्वारा विकसित चार्ट का उपयोग करके मेयर ही एकमात्र बचा है और वह उन सभी से ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। वह सोचती है कि यह आदमी कितना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हरकू को पास से चलते हुए देखती है और सोचती है कि इतना कमजोर व्यक्ति इस गांव में क्यों रहता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह खो गई है, लेकिन वह उसे बताती है कि उसे अपने बारे में चिंता करने वाले एक कमजोर इंसान की जरूरत नहीं है। वापस गांव में लास्टी उसे बताती है कि वह अभी मेयर से मिली थी। वह भले ही इंसान हो, लेकिन वह उसकी माँ को हरा सकता है। फ्लोरम सदमे में है क्योंकि वह उसके साथ बहुत अशिष्ट थी। जैसे जैसे उनके उनके बीच रहने के दिन बीतते गए, हरकू ने देखा कि वह लास्टी के करीब आ रही थी, लेकिन वह सोच रहा था कि वह उसके आसपास इतनी ऑकवर्ड क्यों थी। एक दिन स्लाइम की संख्या बढ़ने लगी और आखिरकार उनमें से एक ने उनका सारा ग्रेप जूस खाना शुरू कर दिया। सभी लड़कियां स्लाइम को मारने के लिए तैयार थीं और उन्होंने पहला ट्रायल शुरू किया और उसे दोषी पाया। हरकू को स्लाइम के लिए बुरा लगा, इसलिए उसने उसे छोड़ने की कोशिश की और वह उनकी दावतों के दौरान पॉपअप होने लगा। आखिरकार एक प्यारा स्लाइम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शरद ऋतु आई और जब हरकू सभी भोजन का आनंद ले रहा था तो उसने चाहा कि वह खाने के साथ कुछ समुद्री भोजन भी खा सके। फ्लोरम उसे बताती है कि अगर वह महासागर तक पहुंच चाहता है तो उसके पास 100 लड़कियां हैं जो अपने फ्लडगेट्स खोलने और अपनी मछली की महक वाली पस की पेशकश करने के लिए तैयार हैं।
माफ करना, मेरा मतलब था कि अगर वह महासागर तक पहुंच चाहता है तो वह समुद्री उत्पादों के लिए व्यापार करने के लिए गांव के दक्षिण में बंदरगाह तक यात्रा कर सकता है। लास्टी वहां उड़ने की पेशकश करती है और बाकी लड़कियां उसके साथ साथ जाती हैं। वे उड़ान भरते हैं और हरकू खुश था कि ऐसे लोग थे जो उसके खाने का इतना आनंद ले रहे थे। 3 दिन बाद महासागर शहर का एक व्यापारी लास्टी के साथ वापस आया और उन्हें सभी मछली उत्पाद दिखाए जो उसे पेश करने थे। मछली के साथ वह यहाँ 3 मुख्य लक्ष्यों को पूरा करने आया था। पहला, इस गांव के मेयर का ठीक से अभिवादन करना था। दूसरा, व्यापार वार्ता शुरू करना था। और तीसरा, इस गांव के लिए आधिकारिक व्यापार राजदूत बनना था। अपने वर्षों के अनुभव से वह ग्रेट ट्री विलेज को अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए लड़कियों ने उसके प्रस्ताव को देखने का फैसला किया। एक लंबी बातचीत के दिन के बाद व्यापारी जाने के लिए तैयार था और अगली बार ग्रेप जूस व्यापार पर चर्चा करने के लिए उत्साहित था। लेकिन लास्टी ऐसा होने नहीं देगी। अराकू सोचता है कि यह बहुत अच्छा है कि कोई पेशेवर उनके ट्रेडों को संभालेगा, और लू को लगता है कि यह बहुत अच्छा है कि उन्हें ज्यादा वैल्यू मिलेगी। अब घर यात्रा करते समय व्यापारी ने ग्रेट ट्री विलेज पर एक नजर डाली। संगीत। जब लड़कियां पहली बार माइकल के ऑफिस पहुंची तो उसने उन्हें लगभग बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके पास उनसे निपटने के लिए समय नहीं था। लेकिन उसकी व्यापारी प्रवृत्ति ने उसे एक अजीब एहसास दिया कि वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता। उसने देखा कि फ्लोरम लड़कियों में से एक थी और जानता था कि अगर उसने उसे अनदेखा किया तो उसका सिर लुढ़क जाएगा। वह सोचता है कि दूसरी लड़की कौन थी और वह अपना परिचय लास्टिस मून पागल ड्रैगन के रूप में देती है। उन दोनों के इतने प्रमुख और खतरनाक होने के कारण उनके साथ व्यापार करने के लाभों से जोखिम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वह उन्हें अनदेखा नहीं कर सका। वे उसे उन सामानों तक लाते हैं जो वे लाए हैं और वह छिपकली वाले को देखता है, यह सोचकर कि वह कुछ आउटरेजसली बड़ी बातचीत में प्रवेश करने वाला है। कपड़े को हटाने के बाद वह दुर्लभ फल देखता है जो पूरे राज्य में घूम रहे हैं और जानता है कि उनमें से प्रत्येक कई चांदी के सिक्के ला सकता है। वह जितना मुनाफा कमा सकता है वह जोखिमों से ज्यादा है और वह समुद्री सामानों पर चर्चा करना शुरू कर देता है जो वह उन्हें सप्लाई कर सकता है। ये उसका एक बार का मौका है, इसीलिए वह उनसे पूछता है कि वे सामान कहाँ डिलीवर करेंगे। उनका गांव मौत के जंगल में है और लास्टी उसे सवारी देगी। वह विचार करता है कि क्या उसका जीवन पैसे के लायक है, और रास्ते में वह 3 महान ड्रैगन और विनाश के एंजल्स को उनकी सेना के साथ मिलता है। कम से कम मेयर सामान्य दिखता था, उसने सोचा, लेकिन वेम्पायर प्रिंसेस ने खुद को दिखाया और जब लास्टी ने ग्रेप जूस मांगने पर उस पर चिल्लाया तो उसने अपना बचा हुआ आत्मविश्वास भी खो दिया। जबकि वह जीवित रहने और अपने जीवन का सबसे बड़ा सौदा करने में कामयाब रहा, उसका बूढ़ा शरीर अब इसे संभाल नहीं सकता है। रात में हेराकू नए समुद्री भोजन तैयार करता है जो उसने इकट्ठा किया है और सभी लड़कियों को देता है। अगली सुबह एक और ड्रैगन दिखाई दिया और उसने सोचा कि यह ड्रैगन क्या कर रहा था। इसने जंगल में एक आग का गोला लॉन्च किया, यह संकेत देते हुए कि वह हेराकू से लड़ना चाहता था। उसने अपना भाला तैयार किया और चूक गया, लेकिन यह सब ड्रैगन को हराने के लिए उसे धोखा देने का एक जाल था। जंगल के अंदर वह एक और नट जॉब देखता है और सोचता है कि वह जंगल को जलाने की कोशिश क्यों कर रही थी। ड्राई उड़कर आता है और उसे इंतजार करने के लिए कहता है, स्थिति समझाने की कोशिश करता है। उसका नाम हारुकान है और वह डाइम की बड़ी बहन है। वह उसे बताने की कोशिश करती है कि लास्टी की शादी करने की कोशिश करना उसकी गलती है। हरकू सोचता है कि उनका क्या मतलब है और हारुकान कहती है कि डाइम उसकी शादी मेयर से करना चाहता था, लेकिन डाइम सोचता है कि यह सिर्फ ग्रेप जूस था जिसके कारण उसने ये बातें कही थीं। अपनी भतीजी की शादी हो रही है, ये पता चलने के बाद वह मेयर वास्तव में कितना मजबूत है ये जानने के लिए आना चाहती थी। आखिरकार उसे लगता है कि उससे 900 साल छोटी लड़की की शादी पहले हो रही है, ये अनुचित है और चाहती है कि हेराकू पहले ही उसके प्लॉट को निचोड़ दे। इसलिए हेराकू उसका सिर निचोड़ता है और उसे अपने घुटनों पर आने के लिए कहता है। माफ करना, मेरा मतलब था कि वह उसे अपने लॉक के साथ खेलने के लिए कहता है। माफ करना, मैं समझा नहीं। आप बस कमेंट्स को रिप द स्लाइम, मैं रोने से नहीं रुक सकता से स्पैम करने को कह रहे हैं। जब सबने अच्छा खाना खा लिया जो उसने बनाया था तो हारुकिन माजोंग गेम खेलना चाहता था, लेकिन वह बिना किसी फिजिकल चीज के दांव पर कुछ लगाना चाहता था। हेराकू ने सोचा कि क्यों ना वे प्लॉट आर्मर रिमूवल वाला माजोंग खेलें और सब लोग उसका गेम खेलने के लिए उत्साहित हो गए। कुछ राउंड प्लॉट आर्मर रिमूवल के बाद हेराकू खुद को बहुत अजीब सिचुएशन में पाया। अपने सुप्रीम नॉलेज के साथ उस लेजेंड ने सोचा था कि यह गेम आसान होगा, लेकिन वह पहले से ही अपने आखिरी कपड़े पर था। इस सिचुएशन का एक ही एक्सप्लेनेशन था कि वे पीस को फिर से लिखकर चीटिंग कर रहे थे, लेकिन वह सोचता है कि वह बस एक बुरा हारा हुआ इंसान बन रहा है।
आखिरकार उन सबको हराने का उसका चांस आ गया। लेकिन भले ही उसने सबसे खराब टाइल निकाली, कोई बात नहीं, वह ड्रैगन्स के खिलाफ अपने डर से पैरालाइज नहीं होगा और यह पक्का करने के लिए कुछ भी करेगा कि कोई उसकी परसुएशन न देखे। तालियां, तटेनिया, संगीत सेंसेशनल। पीसेल बाकी जनरलों को इन्फॉर्म करता है कि प्राचीन ड्रैगन हैकरिन भी ग्रेट ट्री विलेज में इकट्ठा हो गया है। डेमन लॉर्ड साइज बीसेल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। वह पूछता है कि उसे अपनी बेटी के बारे में क्या करना चाहिए, जो पूरे दिन बुरे मूड में है। जनरल को लगता है कि उसे तुरंत आर्मी को मोबिलाइज करना चाहिए, लेकिन रैंडन पहले ही अपना 2 हफ्ते का नोटिस दे चुका है। ग्रेट ट्री विलेज पर अटैक करने के बाद हाकुरन एक टीचर बन गई। वह हर काम में बहुत स्किल्ड थी, लेकिन हर छोटी चीज करने की शिकायत करती थी। उसकी आलस के कारण हेराकू उसे गड्ढे खोदने और फिर उन्हें भरने के लिए मजबूर करने लगा, और उसे बोर करने के बाद उसने डिसाइड किया कि टीचर बनना ही एकमात्र काम है जो वह कर सकती है। अगले दिन 3 हॉट लामिया लड़कियां हेराकू से उन्हें बचाने की भीख मांगने आईं। जंगल में उनके डंजन पर कुरो के ग्रैंडचिल्ड्रन ने कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। चूंकि वे इतनी दूर चलकर उसकी हेल्प के लिए भीख मांगने आई थीं, फ्लोरम ने हेराकू को हेल्प करने के लिए कहा। तो एंड में उन्होंने अपनी फसल के बदले लामिया के कीमती जेम्स का ट्रेड किया और फ्यूचर में उनके घरों को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया। फाइनली हेराकू एक और चीज रिक्वेस्ट करना चाहता था। बीटा सीएस होने के नाते उसने उनसे कहा कि अगर वे कभी विलेज आते हैं तो प्लॉट आर्मर पहन लें। अपनी ग्रेट स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने हेराकू के बीज के बदले ट्रेडिंग गुड्स ले जाना शुरू कर दिया। सॉरी, मेरा मतलब फसलें, क्योंकि वे बीज से उगती हैं। डेमोनिक कैसल में वापस 3 लड़कियां डेमन लॉर्ड की बेटी के नीचे इकट्ठा हुई और फ्लोरम को ग्रेट ट्री विलेज से बचाने की भीख मांगी। अपने ऑफिस में बिसेल अपनी बेटी से मिलने के लिए टेलीपोर्ट हुआ और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह उसे सीधे मुद्दे पर आने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, और वह रिवील करता है कि प्रिंसेस ग्रेट ट्री विलेज पर हमला करने के लिए ट्रूप्स इकट्ठा कर रही है। उन्हें उसकी रिपोर्ट्स पर डिस्ट्रस्ट होने लगा था। उन्हें लगता था कि कोई भी विलेज इतना पावरफुल नहीं हो सकता, यहाँ तक कि डेमन लॉर्ड भी अपनी बेटी को नहीं रोकेगा, और उनके अटैक का दिन कल होगा। वे 300 ट्रूप्स इकट्ठा कर रहे होंगे, इसलिए वह उम्मीद कर रहा था कि वह अटैक करने से पहले उन्हें डराने का कोई रास्ता खोज लेगी। फ्लोरम सोचती है कि वे किसे डराने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वे केवल लास्टी और हैकार को यूज करेंगे तो वे पूरा किंगडम ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन वह सोचती है कि उसके पास एक आइडिया है। अगली सुबह एक बड़ा एक्सप्लोजन जंगल में पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है और सोल्जर्स लड़कियों से उन पर रहम करने की भीख मांगते हैं। उन्हें सरप्राइज होता है कि उन्हें मुश्किल से कुछ करने के लिए सेब के 10 बॉक्स मिलने वाले हैं। विलेज में फ्लोरम डेमन किंगडम की 3 लड़कियों को इंट्रोड्यूस करती है। कहती है कि वे मरते दम तक काम करना चाहती हैं, लेकिन फिर खुद को करेक्ट करती है और कहती है कि वे ऐसे काम करने आई हैं जैसे उनकी लाइफ इस पर डिपेंड करती हो। वे वंडर करता है कि उन्होंने जीने की सारी इच्छा क्यों छोड़ दी है, लेकिन फ्लोरम उसे यकीन दिलाती है कि वे बस इमो हैं। उनकी लीडर खुद को यूरो के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और फ्लोरम बताती है कि उसे केयर से ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है और उसे जैसे चाहे वैसे यूज करें। लेकिन वह उन लड़कियों से तंग आ चुका है जो चाहती हैं कि उन्हें जैसे चाहे वैसे यूज किया जाए, तो वह फ्लोरम को उन्हें आसपास दिखाने देता है। उसके जाने के बाद वह लड़कियों से कहती है कि अगर वे हार्ड वर्क करना शुरू करती हैं और अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखती हैं तो वह उनके ट्रांसग्रेशंस को माफ कर देगी। इसका मतलब है कि यूरी को अब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और वह सोचती है कि वह इस नई लाइफ से ठीक रहेगी। उन्हें विलेज दिखाने के बाद लड़कियां डिनर एंजॉय करती हैं, खुश हैं कि अब उन्हें इस विलेज में पॉलिटिक्स के बारे में वरी नहीं करना पड़ेगा। हेराकू को देखकर खुशी होती है कि वे इतनी जल्दी एडजस्ट हो गई हैं और लू नई लड़कियों को देखने आती है, लेकिन वह नोटिस करता है कि लू का साइज चेंज नहीं हो रहा है। उसने नोटिस किया है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक पूरे दिन काम नहीं कर रहा है, लेकिन सोचती है कि शायद वह बीमार है। हफ्तों तक बीस्ट बच्चों के साथ खेलने के बाद यूरी को विलेज छोड़ना पड़ा, इससे पहले कि उसके फादर कंसर्न हो जाते। इसलिए उसने जाने से पहले दूसरी लड़कियों को फेयरवेल कहा। कैसल के अंदर डेमन लॉर्ड बीसेल का सामना करता है और उसे बताता है कि जब से वह विलेज से आई है उसकी बेटी बदल गई है। वह अब बेकार नहीं है और वापस आने के बाद से लगातार बिजी रही है। बीसेल उसे बताता है कि वह शायद डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रही है। ये वर्ड्स सुनकर डेमन लॉर्ड को एहसास होता है कि वह शायद किसी आदमी से मिली है और सोचता है कि वह उसे ढूंढने तक पूरे नेशन को फाड़ देगा। यूरी के जाने के कुछ देर बाद उन्होंने विंटर की प्रिपरेशंस शुरू कर दी और हेराकू को देखकर शौक लगा कि उनकी हार्वेस्ट कितनी अमेजिंग थी। लास्टी ने पूछा कि क्या वह अपने पेरेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा खाना ले सकती है, और हारुकन भी अपने पेरेंट्स के साथ कुछ शेयर करना चाहती थी। उसके फादर एम्परर ड्रैगन हैं जो नॉर्थ में रहते हैं और उसकी मदर हरिकेन ड्रैगन है जो साउथ में रहती है।
हेराकू को लगा कि वे नाम बहुत इंटिमिडेटिंग थे, इसलिए उसने उनके साथ कुछ फूड शेयर करना चाहा। सबसे पहले लास्टी ड्राई को शशादो सिटी के रास्ते में खाना दिया और ट्रेडिंग के लिए कुछ फसलें छोड़ दी। जाहिर है कोई विशाल मॉन्स्टर फिशरमैन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो लास्टी ने उसका ध्यान रखने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह निश्चित रूप से उस तरह का सी फूड था जिसकी हेराकू तलाश कर रहा था। इस बीच हैकरिन नॉर्थ की तरफ चली गई और वापस आते समय वह और भी एल्व्स लेकर आई। बेशक वे सभी फीमेल एल्व्स हैं। मैं इस पॉइंट पर सरप्राइज क्यों हूँ, वे माउंटेन एल्व्स हैं, लेकिन उनके लिए हाल ही में खाना ढूंढना मुश्किल हो गया है। हेराकू वंडर करता है कि क्या करें, और उनकी लीडर समझती है कि अगर वह उनकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वे स्ट्रेंजर्स हैं। लेकिन रिजमास्टर उसे बताता है कि वह बस ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि वे रात को कहाँ सोएंगे। वह प्रॉमिस करता है कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और एल्फ लीडर उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि अगर वह चाहता है तो वह उसके बेड में सोएगी, लेकिन बीटा कहता है कि इसकी जरूरत नहीं होगी। ये आदमी महिलाओं की स्पीशीज को अनलॉक करता है जैसे वे उसकी पॉकेडेक्स में पोकेमॉन हो। उस रात हेराकू ने एक मेन बाथ हाउस बनाने का डिसाइड किया ताकि कोई लड़की उसकी परसुएशन न देखे। हालांकि फ्लोरम ने 3 मस्केटियर्स को नए बाथ हाउस के आसपास छिपते हुए पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि वे उसकी पीठ धोना चाहती हैं। लेकिन फ्लोरम ने उनसे कहा कि उनका प्लॉट काफी बड़ा नहीं था। हालांकि उसने रियलाइज किया कि यह ज्यादा सेंस बनाएगा क्योंकि वे वॉशबोर्ड की तरह फ्लैट थीं। आखिरकार ऑटम खत्म होने लगा और विंटर पास आ रहा था। उन्हीं दिनों में से एक दिन हेराकू ने देखा कि लू बिस्तर पर पड़ी है और वह वंडर करता है कि वह ठीक क्यों नहीं महसूस कर रही है। उसने उसे बताया कि ये कुछ सीरियस नहीं है क्योंकि ये बस वेदर हो सकता है और थोड़ी नौजिया और फीवर कोई बड़ी डील नहीं है। सेना वंडर करती है कि क्या लू हाल ही में खट्टी चीजों को क्रेव कर रही है, और यह सुनकर लू रियलाइज करती है कि वह वास्तव में टमाटर और खट्टे फल चाहती रही है। सेना ने उसे बताया कि हॉलिंग विलेज के एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था। तो हेराकू ने उससे पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था। उसने उसे बताया कि एंड में उन्होंने उसे बेबी होने पर बधाई दी थी। विंटर खत्म होने के बाद हेराकू सूरज उगते ही स्ट्रेचिंग शुरू करने के लिए उठने लगा। ये उसकी मॉर्निंग रूटीन बन गई थी और उसने बहुत जल्दी उठने से अवॉइड किया क्योंकि मेड्स उससे पहले उठने पर जोर देती थीं। स्लाइम एक और बैरल वाइन में घुसने में कामयाब हो गया था और विलेज की औरतें एक बार फिर पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए तैयार थीं। उसने डिस्कवर किया था कि लोग दोपहर के दौरान मील खाने के आदी नहीं थे, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वे एक मील पर पूरे दिन काम करें, इसलिए उसने उन्हें लंच सर्व करना शुरू कर दिया। अपना मील फिनिश करने के बाद हेराकू एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था और सभी तरह के गुलाब और फूल लगाना शुरू कर दिया ताकि उनका विलेज थोड़ा और सिविलाइज्ड लगे। इसके अलावा उसने बच्चों के लिए फर्नीचर और खिलौने बनाना शुरू कर दिया था, भले ही उसे कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीता उसने तलवारें बनाना शुरू कर दिया ताकि विलेजर्स के पास कार्डियो का एक अच्छा रूप हो, और प्रैक्टिस करता रहना चाहता था और इतनी तेजी से सांस ली कि उसकी 2 मांसल शील्डों की वजह से मेरी तलवार की हड्डी लकड़ी में बदल गई। रुक जाओ, कुछ हेल्प लो। हेराकू की लकड़ी की तलवार को भी अजीब लग रहा है, इसलिए वह अकेला जाकर प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। वह कुछ डैगर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क एल्फ आकर उसे दिखाती है कि यह कैसे किया जाता है। हालांकि वह जानता है कि वे छोटे परसुएशन उसके बड़े भाले से कंपेयर नहीं कर सकते। डार्क एल्फ कहती है कि वह उसके दूसरे भाले को उसमें पेनिट्रेट होते हुए महसूस करना चाहती है, लेकिन हेराकू जानता है कि वह बस किसी चीज की ओवर कंपनसेट करने के लिए इस भाले का यूज कर रहा है। खेती के एक लंबे दिन के बाद उसने अकेले नहाया और रात में रिलैक्स करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा एक प्रेजेंस को अपने ऊपर मंडराता हुआ महसूस करता है। सभी लड़कियां उस पर ऐसे जासूसी कर रही थीं जैसे जैसे यह मिशन इम्पॉसिबल हो, लेकिन उसे केवल अपनी वर्जिनिटी खोना इम्पॉसिबल लगता है। वह उनके लोकेशंस को उजागर करने के लिए हेल्प के लिए चिल्लाता है, और जबकि वह खुश है कि उसके पास लोग हैं जो जो उस पर नजर रख रहे हैं, वह ये सुनिश्चित करेगा कि वह कल उन छिपे हुए दरवाजों को सील कर दे। अगली सुबह सेना उसे बताने आई कि उनके विलेज में एक अजीब आदमी है। ग्रेट ट्री के बगल में वह एक आदमी को झुका हुआ देखता है और वंडर करता है कि वह सभी एंजल्स और यहाँ तक कि जाबुतैन को कैसे पार कर पाया। एल आदमी को देखती है और उसे प्रोजेनिटर के रूप में पहचानती है। उनके गेस्ट हाउस के अंदर वह उसे एक नेचुरल बेबी होने पर बधाई देता है, क्योंकि इस दुनिया में वैम्पायरों के लिए यह सबसे रेयर घटनाओं में से एक है। हेराकू को लगता है कि यह सब ग्रेट है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि वह पहले भाला चलाने के लिए क्यों तैयार था। तो प्रोजेनिटर दावा करता है कि वह स्टैच्यू से खींचा गया था। वह 4000 साल से ज्यादा जीने वाले इकलौते बीइंग्स में से एक है और याद करता है कि वह पैदा होने से ठीक पहले गॉड से मिला था, लेकिन उसका एग्जैक्ट अपीयरेंस याद नहीं कर सकता क्योंकि वह लंबे समय तक जीने के लिए अपनी मेमोरीज को मिटाता रहता है। इतनी मास्टरपीस के बगल में रहना उसे फुलफिल कर देगा।
लेकिन हेराकू कहता है कि वह उसे स्टैच्यू नहीं दे सकता जिससे उसकी स्पिरिट क्रश हो जाती है। इसके बजाय वह उसे दूसरा स्कल्प्ट करने का ऑफर देता है और वह आदमी फिर से भाला चलाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले उसने हेराकू से पूछा कि इस स्टैच्यू की कितनी कॉस्ट होगी, लेकिन हेराकू ने उसे बताया कि गॉड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वह बेच सकता है। तो प्रोजेनिटर ने उसे कॉम्पनसेट करने का एक तरीका खोजने का प्रॉमिस किया। ग्रेट कैथेड्रल के अंदर पुजारी ने उसके 50 साल पुराने डिपार्चर के बाद उसका वेलकम किया और प्रोजेनिटर उस स्टैच्यू को टेम्पल के बेस्ट पार्ट के अंदर रखता है। चूंकि हेराकू ने पेमेंट लेने से मना कर दिया, उसने अपनी नेशन का सबसे फैंसी पियानो एक गिफ्ट के रूप में भेजा। लड़कियों ने सोचा कि पियानो बजाना सीखना रिजगॉड को इम्प्रेस करेगा, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनमें से कोई भी इतनी महंगी चीज को तोड़ने का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती। उन्होंने हेराकू से एक पुराना पियानो लाने की भीख मांगी ताकि वे उस पर प्रैक्टिस कर सकें। माइकल के साथ कुछ नेगोशिएशन के बाद वह लड़कियों के लिए एक नया पियानो सिक्योर करने में कामयाब रहा। विलेज में हर कोई एक साथ प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन हेराकू को रात को सोने की कोई उम्मीद नहीं रही। बड़ी सालाना हार्वेस्ट आ गई थी और पूरे मॉर्निंग काम करने के बाद लू ने हेराकू को लंच के लिए इनवाइट किया। उसने नोटिस किया कि उसने कितनी हार्ड वर्क की है, इसलिए उसने उसे अपनी ड्रिंक को बेटर बनाने के लिए एक आइस क्यूब दिया और उसे ओवरवर्क न करने के लिए कहती है। वह जो उसे बताता है कि वह ठीक रहेगा, लेकिन वंडर करता है कि क्या उसके लिए घूमना ठीक है। वह उसे आश्वस्त करती है, कहती है कि सभी लड़कियां उसे एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज करती हैं ताकि लेबर में जाते समय उसका शरीर मजबूत हो। इतने टाइम के बाद भी हेराकू विश्वास नहीं कर सकता कि उसके पेट में एक बच्चा है। डिनर के दौरान सभी लड़कियां वंडर करती हैं कि बच्चा कितना भारी है और वे सभी लू की किसी भी तरह से हेल्प करने की इच्छा रखती हैं। वह उनसे कहती है कि सब कुछ ग्रेट है, लेकिन ये उसे परेशान करता है कि वह कोई पीजी ग्रेप जूस नहीं पी सकती। जाबुतीन बेबी शावर के लिए तैयार है। मेयर के ऑफिस के अंदर 3 एंजल्स उसे इन्फॉर्म करती हैं कि विलेज में मोराल कम हो रहा है और वे सभी हार मानने वाले हैं। तो उन्हें बचाने के लिए वे उससे उनके सभी ग्रेप जूस स्मूदी बेचने की भीख मांगती हैं। उनकी केवल एक विश है कि लू को और कंफर्टेबल महसूस कराया जाए, लेकिन जबकि हेराकू को वह सराहनीय लगता है, वह सोचता है कि सारा जूस बेचना एक मिस्टेक होगी। तो वह उन्हें होल्ड आउट करते रहने के लिए एनकरेज करता है, क्योंकि जब ये थोड़ा और पुराना हो जाएगा तो इसका टेस्ट बेटर होगा। शैतान ये सुनकर उत्साहित थे कि इसका टेस्ट बेटर होगा, लेकिन ड्वार्फ्स नहीं थे। उन्होंने वंडर किया कि अब कोई उनकी स्मूदी क्यों नहीं चाहता था और डोनोवन ने प्रॉमिस किया कि वह अब उसमें सफेद क्रीमी पदार्थ नहीं छोड़ेगा। हेराकू सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और डोनोवन खुश है कि उसकी स्पेशल क्रीम लोगों के शराब का मजा लेना बंद करने का कारण नहीं थी। हेराकू उसे आश्वस्त करता है कि उसके जूस का टेस्ट ग्रेट है, लेकिन वंडर करता है कि यह सीक्रेट सफेद क्रीम क्या हो सकती है। ड्वार्फ उसे बताता है कि यह एक सीक्रेट है, लेकिन अगर वह वास्तव में पता लगाना चाहता है तो वे सॉल्टी बिस्किट नाम का गेम खेल सकते हैं। हेराकू ने सोचा कि उसके लिए न जानना ही बेटर है। विलेज में हफ्तों तक शांति बनी रही, लेकिन हेराकू केवल अपनी वाइफ के बारे में चिंतित था। अब उसके लेबर में जाने का टाइम लगभग हो गया है और वह टेबल पर रखे फूल को नोटिस करता है। ये टिया और दूसरी एंजल्स की तरफ से एक गिफ्ट था, जो आइस माउंटेन पर खिलने वाले सबसे रेयर फूलों में से एक था। डार्क एल्व्स की लीडर अपनी सीक्रेट माउंटेन एल्फ मेडिसिन ऑफर करने आई। ये सबसे अच्छी मेडिसिन है जो कभी भी प्रोड्यूस हुई है और उम्मीद करती है कि लू जरूरत पड़ने पर इसका यूज कर सकेगी। ब्लास्टी अपने फादर के ट्रेजर रूम से लू को एक कीमती पेंडेंट ऑफर करती है। भेड़िया शिकार किए गए कुछ फूड ऑफर करते हैं और जाबुतैन के बच्चे उसे कुछ बेबी कपड़े गिफ्ट करना चाहते हैं और उसे पुडिंग ऑफर करते हैं। लहर उसे एक फूलों का क्राउन ऑफर करती है और यहाँ तक कि आलसी हारुकिन भी उसके लिए सेब छीलने का ऑफर करती है। फ्लोरा अपनी सिस्टर को टमाटर और टोफू मीसो सूप देने के लिए आती है और हेराकू खुश है कि उसने इतने टाइम के बाद फाइनली मीसो बनाया है। छिपकलियों का लीडर हेल्प करना न जानने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वे अंडों से पैदा होते हैं, लेकिन उसके बच्चे को मजबूत बनाने में हेल्प करने के लिए अपना ब्लड ऑफर करता है। सभी गिफ्ट्स मिलने के बाद हेराकू ने एक लकड़ी का मैलेट नोटिस किया और लू ने उसे बताया कि डोनोवन ने इसे बनाया क्योंकि यह जल्द ही काम आएगा। जब वह अपनी बात खत्म कर चुकी थी तो लू को अपने पेट में एक अजीब सेंसेशन महसूस हुई और उसे रियलाइज हुआ कि यह टाइम आ गया होगा। सभी मेड्स डिलीवरी की तैयारी के लिए तौलिए लाने के लिए भागने लगीं और हेराकू खुद को दूसरे कमरे में इंतजार करते हुए शक्तिहीन महसूस कर रहा था। यह जानकर कि वह कुछ नहीं कर सकता, उसने ग्रेट ट्री को देखा और उस छोटी गुफा के अंदर चला गया जो उसने बनाई थी। उस रात 2 चांद चमके, उसे उसकी पहली रात की याद दिलाते हुए जब उसने उन्हें अकेले देखा था। वह सबसे दूर पूरी तरह से आइसोलेशन में रहना चाहता था, लेकिन अब जब सब यहाँ हैं, उसे यकीन था कि यही वह लाइफ थी जो वह चाहता था।
टाइम धुंधला होकर गुजर गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसे उस रात के बाद क्या हुआ उसकी कोई याद नहीं है। वह धुंध में लू की तरफ चला और उसकी बच्चे पर नजर पड़ी। उसने उसे आने और उसे पकड़ने के लिए कहा तो हेराकू ने उसे अपनी चेस्ट से सावधानी से पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे पकड़ा और उसकी मुस्कान देखी, ये सब उसके लिए रियल हो गया। वह सच में एक पिता बन गया था। अपनी ओरिजिनल दुनिया में वह एक बीमारी से पीड़ित था, इसलिए उसकी एकमात्र उम्मीद है कि उसका बेटा उस दर्द को कभी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। वह अपने बेटे को उसके लिए मजबूत बनने के लिए कहता है, लेकिन लू उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि वे उसे मजबूत बनाने के लिए पालेंगे। उन्होंने अपने बेटे का नाम अल्फ्रेड रखने का फैसला किया और जबकि वह आधा वैम्पायर था, वह बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा दिखता था। ये वह जगह थी जहां उसने अकेले शुरुआत की थी और खुश था कि हर कोई उसके साथ जुड़ गया है और इस पूरे टाइम में उसका सपोर्ट करता रहा है। उन सभी गिफ्ट्स को याद करते हुए जो वे उसके लिए लाए थे, वह उनकी दया के लिए उन्हें थैंक्स कहने का एक तरीका खोजना चाहता था। तो उसने विलेज के सभी लीडर्स को एक साथ इकट्ठा किया। उन्होंने वंडर किया कि वे यहाँ क्यों हैं। तो हेराकू ने उन्हें एक रिवॉर्ड मेडल दिखाया जो उसने उनके लिए बनाया था। यह विलेज बनाने के लिए यहाँ रहे सभी लोगों को थैंक्स कहने का उसका तरीका था। वह नोटिस करता है कि यह पैसे जैसा ही है और हेराकू एक्सप्लेन करता है कि उसकी उम्मीद है कि वह आखिरकार इस विलेज के लिए एक करेंसी डेवलप करेगा। अभी सभी हार्वेस्टेड फूड उसे दिया जाता है और उसे यह हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ये करेंसी के आधार पर उनके लिए एक वैल्यू बनाकर कुछ फल के प्रति लोगों के बायस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। हेराकू इन वाउचर्स को एक गिफ्ट के रूप में ऑफर करके शुरुआत करना चाहता था, जिसे किसी भी चीज के लिए एक्सचेंज किया जा सकता था। हर विलेजर को हेराकू ने उन्हें एक मेडल सौंपा और कुरो और जाबुतैन के परिवारों को 30 कॉइन दिए। इसके अलावा उसने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कॉइन हाथ से बनाए कि उनमें से कोई भी नकली ना हो। हर किसी ने अलग तरह से रिएक्ट किया। ड्वार्फ्स स्क्रेप जूस चाहते थे, बाकी फर्नीचर, और एंजेल्स ने उन्हें डाइम के महंगे हथियारों के लिए ट्रेड किया। आखिरकार लोगों ने अपनी करेंसी के बदले फर्नीचर की रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी वैल्यू अभी भी अस्पष्ट थी। बच्चों के लिए उन्होंने इसके बजाय एक दिन के लिए मेयर को किराए पर लेने का फैसला किया। सब कुछ शांत होने के कुछ टाइम बाद आखिरकार उसके बच्चे के बर्थ का जश्न मनाने के लिए बड़े फेस्टिवल का टाइम आ गया था। सभी लड़कियां आखिरकार महीनों में पहली बार जूस पी रही थीं। डोनोवन और दूसरे ड्वार्फ्स एक बड़ा बैरल लेकर आए, ये कहते हुए कि ये वही स्पेशल बैरल जूस था जिसे उन्होंने सॉल्टी बिस्किट गेम्स खेलने से अपने सभी सफेद पदार्थों को मिलाकर बनाया था। लू को रियलाइज हुआ कि मैलेट किस लिए था, तो उन दोनों ने इसे पकड़े हुए उन्होंने बैरल को खोला। हेराकू ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी मजेदार चीज का जश्न मनाने के लिए एक बैरल क्रैक करेगा, इसलिए उसने सभी को आज रात हाउस पर पीने के लिए कहा। टाइम फिर से आ गया है, लेकिन उसका काउंट इसे 50 शेड्स ऑफ ग्रे में बदलना चाहता है। सभी लड़कियां जूस का मजा लेती हैं और डोनोवन उससे पूछता है कि क्या उसे ये नई सीक्रेट रेसिपी पसंद है। लू उसे बताती है कि वह कुछ भी नहीं पी सकती क्योंकि अब उसके पास मम्मी मिल्कर्स हैं और डोनोवन को लगता है कि उसकी पूरी प्लानिंग बर्बाद हो गई है। उसने मेयर की वाइफ को चुराने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन उसके पास एक आइडिया है। वह उनसे इसे बोतल में भरने के लिए कहता है ताकि वे इसे जल्द ही पी सकें, लेकिन हेराकू को लगता है कि इसे 20 साल के लिए बोतल में भरना ग्रेट होगा ताकि जब उसका बच्चा बड़ा हो जाए और डोनोवन मर जाए तो वे इसका मजा ले सकें। इतने टाइम से हेराकू ने इस ड्वार्फ की प्लानिंग को पकड़ लिया था। वह जानता था कि डोनोवन का सीक्रेट सफेद पदार्थ पीने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रेग्नेंट कर देगा, लेकिन क्योंकि वह इतना बीटा है, हेराकू चाहता था कि वह इस ड्रिंक से विलेज के सभी एल्व्स को प्रेग्नेंट करे ताकि वे उसे अकेला छोड़ सकें। डोनोवन को रियलाइजेस होता है कि वह फंस गया है और सभी को पीने से रोकने के लिए दौड़ता है। हेराकू खुश है कि वह आखिरकार इस महिलाओं के झंझट से निपट चुका है। डेमोनिक किंगडम ने हेराकू के बच्चे के जन्म के बारे में सुना है और उन्हें बधाई देना चाहते हैं। उनका विलेज बहुत मजबूत हो गया है, इसलिए उनका मानना है कि उनका एकमात्र प्लान यूरी की शादी विलेज में रहने वाले लोगों में से किसी एक से करना होगा। माइकल को जन्म की न्यूज मिली है और वह एक लंबा और फायदेमंद रिलेशनशिप जारी रखने के लिए उन्हें सबसे बड़ा गिफ्ट भेजना चाहता है। टिया ने डिस्कवर किया है कि बहुत सारे लोग अभी भी रहने के लिए जगह की तलाश में जंगल में घूम रहे थे और डाइम का किंगडम डेमोनिक किंगडम के साथ हाल ही के युद्ध के बाद शरण लेने वाले बहुत सारे रिफ्यूजी थे। टोटल में ये 100 से ज्यादा लोग हैं और हेराकू को रियलाइजेस होता है कि उनके करंट विलेज में उन सभी के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। तो लू परफेक्ट सॉल्यूशन सजेस्ट करती है। वे उन सभी के लिए एक दूसरा विलेज बनाएंगे और टिया को लगता है कि ग्रेट ट्री विलेज 2 और भी बेटर होगा। आखिरकार इस विलेज ने उन सभी को बचाया था।
तो वे फ्यूचर में दूसरों को उसी तरह बचाने के लिए अपनी पावर में सब कुछ करना चाहते हैं जैसे उन्हें बचाया गया था। वे सब खुशी खुशी रहने लगे जब तक हेराकू ने बेचारे बूढ़े डोनोवन को एग्जीक्यूट नहीं कर दिया। अगर आपको डोनोवन के लिए बुरा लगा तो अपनी संवेदना दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक से भर दें। यह अगला वीडियो देखें। अगली बार तक मेरे साथ ही लेजेंडरी प्लॉट मास्टर्स।